आप सुन रहे हैं आज के अखबार। बोलते पन्ने पर मैं हूं शिवांगी। आपके लिए हर दिन लाऊंगी हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों की वो खबरें जो आप तक पहुंचना ज़रूरी तो है, मगर चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ वाली पत्रकारिता में ये खबरें अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। शुरू कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस से, फिर बताएंगे आपको द हिंदू की खबरें और अमर उजाला। नमस्कार। इंडियन एक्सप्रेस ने लीड लगाई है पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नारायणसामी और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। यह पूरा घटनाक्रम तब हुआ है जब इस केंद्र शासित प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 1 महीने के दौरान कांग्रेस डीएमके गठबंधन वाली सरकार के 7 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिनमें से 5 बीजेपी में शामिल हो गए थे। सोमवार को फ्लोर टेस्ट में यह सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकी। अब सरकार बनाने का प्रस्ताव बहुमत वाले विपक्षी दल भाजपा और एआईडीएमके के पास है। उनका कहना है कि सरकार बनाने को लेकर सभी स्थितियों पर विचार कर रहे हैं। दूसरी ओर नारायणसामी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वे 5 साल का अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले हमारे विधायकों को जांच एजेंसियों का डर दिखाकर और बड़े वादे करके भाजपा में शामिल कराया गया, ताकि चुनाव के वक्त हमारी सरकार सत्ता में ना रहे और वे प्रॉक्सी सरकार के जरिए अपनी सत्ता चलाएंगे और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। प्रॉक्सी सरकार से मतलब राष्ट्रपति शासन हो सकता है। एक्सप्रेस ने एक और खबर कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर दी है कि पुडुचेरी में कोचिंग के बाद सरकार गिरने की घटना बताती है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से नहीं सीख रही है। ठीक ऐसा ही पिछले साल मार्च में हुआ जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरी थी। उससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस की गठबंधन सरकार के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। एक अहम खबर 22 साल पहले हुए एक गैंगरेप से जुड़ी है, जिसमें मुख्य आरोपी को 20 साल बाद पकड़ा जा सका। महाराष्ट्र के एक आईएफएस अफसर की पत्नी का 9 जनवरी 1999 को सड़क किनारे गैंगरेप किया गया था। इस मामले में पीड़िता ने तब की ओडिशा सरकार पर साजिशन ऐसा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री जेबी पटनायक को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि यह आरोप एफआईआर में शामिल नहीं था। महाराष्ट्र में इस आरोपी को पकड़ा गया है, जो 2 दशक से लापता था। कल प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और असम की यात्रा की। दोनों प्रदेशों में विकास से जुड़े कुछ प्रोजेक्टों को देश को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन राज्यों में भाजपा की सरकार ही असली परिवर्तन लाएगी। उन्होंने ममता पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार में लोगों को दुर्गा पूजा करने से रोका गया, तुष्टीकरण किया गया, जिससे विकास नहीं हुआ। एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में 83 साल के कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव को आखिरकार जमानत मिल गई। बम्बई उच्च न्यायालय ने राव के स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर उन्हें 6 माह के लिए जमानत दी है। अभी उनका इलाज नानावटी अस्पताल में चल रहा है। वे अगस्त 2018 से जेल में बंद हैं और अब तक इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, जबकि इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। अदालत ने एनआईए की अपील खारिज करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार को बचाना अदालत का संवैधानिक दायित्व है। टूलकिट केस में दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। असल में इसी मामले में 2 और आरोपी निकिता और शांतनु के सामने दिल्ली पुलिस दिशा रवि को लाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। इसी मामले में आज यानी मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट दिशा की जमानत पर अपना सुरक्षित रखा फैसला सुनाएगी। जब तक आप वीडियो सुनेंगे ये फैसला आ चुका होगा। भाजपा के विधायक कपिल मिश्रा ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे पिछले साल 23 जनवरी को किया गया काम दोहराएंगे। मिश्रा ने आज ही के दिन सीएए के समर्थन में एक रैली उत्तर पूर्वी दिल्ली में निकाली थी और पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर सीएए के विरोध में धरना दे रहे लोगों ने जगह खाली नहीं की तो वे अगले दिन से सड़कों पर उतर आएंगे। कपिल के इस वीडियो के वायरल होने के अगले दिन से ही दिल्ली में दंगा शुरू हो गया था, जिनमें 53 लोगों की जान गई। इसी को लेकर एक और खबर इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस के हवाले से दी है कि दंगे में कुल 755 केस दर्ज किए गए, जिनमें से अभी तक 303 केसों में 1825 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें 870 आरोपी हिंदू हैं और 995 आरोपी मुसलमान हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारी जांच पारदर्शी है। 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़कर झंडा फहराने के मामले में दीप सिंधु के बाद एक और आरोपी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो दिल्ली का ही निवासी है।
एक अहम खबर आरटीई को लेकर है, जिसमें 2019 में केंद्र शासित सरकार ने संशोधन किए थे। इन बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रही है। मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया, लेकिन 1 साल से ऊपर हो चुका है और केंद्र ने इन बदलावों के बारे में पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है और इसको लेकर केंद्र पर नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। कल यूपी बजट था और बिहार बजट था, दोनों को लेकर खबरें हैं। यूपी बजट को लेकर खबर है कि पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट 7.3% बढ़ाकर रखा गया। बजट में कृषि और अयोध्या को लेकर विशेष पैकेज थे। ध्यान रहे कि यूपी में 1 महीने बाद चुनाव होना है। कल बिहार को लेकर बजट था, सरकार ने इसमें कोई नया कर नहीं लगाया और बजट में शिक्षा व स्वास्थ्य पर फोकस रखा। पिछले साल के बजट से इस बार 7,000 करोड़ अधिक रुपए रखे गए। सरकार ने एक उद्यम विभाग बनाने की घोषणा की जो 20 लाख नौकरियां पैदा करने का काम करेगा। मोदी सरकार आने के बाद से गाय संरक्षण को लेकर खूब राजनीति हुई, बहुत योजनाएं बनाई गई। गो हत्या के विरोध में कई राज्य कानून लेकर आए और कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी इसी से जुड़ी हुई हैं जो अब तक हुई। अब इसी मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है जो बताती है कि एक्चुअली सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है। सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया था, जिसका काम गायों को लेकर लोगों में अवेयरनेस लाना था। तो 25 फरवरी को ये एक ऑनलाइन परीक्षा कराने जा रहा था ये आयोग। इस परीक्षा का नाम कामधेनु विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा है। इस परीक्षा को अब अचानक से स्थगित कर दिया गया बिना कारण बताए। ठीक इस घटना से पहले आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कटेरिया ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। इसी आयोग का दोबारा गठन अभी होना बाकी है। बोर्ड के सदस्य का कहना है कि मंत्री गिरिराज सिंह से उन्होंने परीक्षा का आयोजन कराने को लेकर कहा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे यह नहीं करा पाएंगे। अब जब नया बोर्ड बनेगा तभी ये समझा जा सकता है कि शायद परीक्षा हो। रामदेव की कोरोनिल दवा को लेकर एक अहम खबर है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर निशाना साधा है। आईएमए ने बयान जारी करके रामदेव की दवा के लॉन्च के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी पर प्रश्न किया। आईएमए ने पूछा है कि गलत तरीके से गढ़े हुए अवैज्ञानिक उत्पाद को वे देश के सामने आखिर कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। असल में कोरोनिल के लॉन्च पर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी मौजूद थे। रामदेव की कंपनी पतंजलि ने दवा लॉन्च के मौके पर 19 फरवरी को यह दावा किया था कि WHO की सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत उनकी दवा को आयुष मंत्रालय ने सर्टिफाई किया है। आईएमए का कहना है कि इस झूठ में साथ देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री देश के सामने जवाब दें। इस वक्त देश में कोरोना संक्रमण के 86% मामले सिर्फ 5 राज्यों से आ रहे हैं। इसको लेकर खबर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, फिर केरल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे पर कर्नाटक और 5वें पर पंजाब से आ रहे हैं। भारत बायोटेक ने कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर वह अपनी कोवैक्सीन नामक कोरोना टीके का एफिशिएंसी डाटा सार्वजनिक करेगा। भारत में इस वैक्सीन से टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस टीके के असर को लेकर कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जब इस वैक्सीन को स्वीकृति दी गई थी तो इस बात को लेकर सरकार की खासा आलोचना भी हुई थी। अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें एक अच्छी खासी तादाद कोवैक्सीन ब्रांड का टीका लगवाने वालों की भी है। इफिशिएंसी डेटा से मतलब होता है कि कोई भी वैक्सीन लक्षण वाले संक्रमण पर कितने प्रतिशत प्रभावी है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका की टीका कंपनी फाइजर बायोएनटेक का टीका संक्रमण पर 94% प्रभावी है। एक खबर राहुल गांधी को लेकर है। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर गए राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली की और संबोधन में कहा कि कृषि ही ऐसा एकमात्र व्यापार है जो सीधे भारत माता से जुड़ता है। सरकार अहंकार छोड़े और किसानों की सुने। एक और खबर राकेश टिकैत के बयान को लेकर है। इन्होंने कहा when people gather in crowds they can change government। दरअसल एक दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाने से कोई कानून नहीं बदला जा सकता। टिकैत ने पलटवार किया है कि कानून ही नहीं, लोगों का इकट्ठा होना सरकार भी बदल सकता है। किसानों की दशा दिशा दिखाती और सरकारों की उसको लेकर गंभीरता से जुड़ी एक खबर इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत
अच्छी तरह से छापी है। ये कहानी है 70 साल के सिंह वाजवा और उनके 40 वर्षीय बेटे कृपाल सिंह वाजवा की, जिन्होंने शुक्रवार को की रात घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पंजाब के होशियारपुर के ये पिता और बेटे 6.5 लाख लोन के कर्जदार थे। दोनों किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे थे। कर्ज न चुका पाने के कारण उनका घर नीलाम होने जा रहा था। उसी दबाव में दोनों ने यह कदम उठा लिया। अब देखिए कांग्रेस की राज्य सरकार की गंभीरता। इन दोनों बाप बेटे ने ऋण माफी के लिए अप्लाई किया था। जिस विभाग में उनकी फाइल गई थी वहां से वो पास भी हो गई, यानी उनका ऋण माफ होने वाला था। लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने ये जानकारी उन दोनों पिता और बेटे को दी ही नहीं और आखिरकार उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब द हिंदू पे आ जाते हैं। द हिंदू ने लीड लगाई है पुडुचेरी में गिरी कांग्रेस की सरकार। एक और एक्सक्लूसिव खबर है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आ सकते हैं। चीन का बयान है कि सीमा विवाद इस बैठक को प्रभावित नहीं करेगा। बरबरा राव को जमानत देने की खबर भी इन्होंने पेज 1 पे ली है। साथ ही एक और अहम खबर कृषि कानून से जुड़ी है कि मुजफ्फरनगर के गांव में भाजपा कार्यकर्ता और किसानों के बीच इस कानून को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। एक दिन पहले शामली में इसी तरह की घटना हुई थी, जब बीजेपी के नेताओं को गांव वालों ने घुसने नहीं दिया था। सिंघू बॉर्डर के प्रदर्शन स्थल पर मौसम बदलने के बाद के इंतजाम की एक फोटो है। द हिंदू ने दिल्ली दंगे को लेकर दिल्ली सरकार के हवाले से खबर दी है कि 2200 लोगों को 1 साल में 26 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। दिल्ली दंगे में पुलिस का कहना है कि 50% मामले अभी ऐसे हैं जिनमें जांच होनी बाकी है। यही खबर इंडियन एक्सप्रेस में भी है। एक और खबर आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर है कि वह 21 मार्च को पंजाब में एक महा किसान सभा करेगी, जिसमें केजरीवाल शामिल होंगे। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री समेत अब तक 5 मंत्री संक्रमित हो चुके हैं। शरद पवार ने बढ़ते संक्रमण के कारण अपनी सभी पब्लिक मीटिंग कैंसिल कर दी। ये खबर 3 कॉलम दी गई है। साथियों, हिंदी और अंग्रेजी अखबार की खबरों के सिलेक्शन का अंतर देखिए। मोदी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जो बयान दिया, उसे द हिंदू ने पेज नंबर 11 पे लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने पेज नंबर 3 पे लगाया है, जबकि हिंदी के आज लगभग सभी अखबारों ने उसे पेज 1 की लीड बनाया है। एक और खबर द हिंदू ने कोवैक्सीन को लेकर ली है, जो बहुत अहम है, और आर प्रसाद ने इस खबर को लिखा है। खबर बताती है सरकारी डेटा के आधार पर कि पूरे देश में अब तक जितने लोगों को टीका लगा है, उसका मात्र 10% हिस्सा ही कोवैक्सीन ब्रांड के टीके का है। यानी 90% लोगों को कोविशील्ड टीका लगा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ टीका है, और बाकी के 10% लोगों को कोवैक्सीन टीका लगा है, जो भारत बायोटेक ने बनाया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसका एफिशिएंसी डेटा तक अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये भी बताता है कि खुद राज्यों को इस स्वदेशी वैक्सीन के असर पर कितना संदेह है। अब आते हैं अमर उजाला पर। इसमें लीड लगी है मोदी का पश्चिम बंगाल में दिया गया बयान। दिशा रवि की रिमांड, 26 जनवरी घटना के एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी वाली खबर को भी पेज 1 पे लिया है। इसके अलावा आज इन्होंने मौसम में बदलाव की खबर को पेज 1 का एंकर बनाया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान एक ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई थी। उस मामले में एक खबर दी गई है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में इतनी सुस्ती से काम कर रही है कि अभी तक ट्रैक्टर और उसके मालिक का पता ही नहीं लगा पाई, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस को पता है। सकते हैं अमर उजाला पिछले कई दिन से दिल्ली दंगों को लेकर विशेष कवरेज कर रहा है। आज इन्होंने एक विशेष पेज बनाया है दंगों का दर्द नाम से, और मेन हेडिंग है बर्बादी से उबरकर जिंदगी ने पकड़ी रफ्तार। रिपोर्टर विवेक निगम ने दंगों के 4 मुख्य स्थानों की तब की और अब की फोटो के जरिए वो बदलाव दिखाया है। इसी के साथ एक और तस्वीर लगाई गई है जो गंगा जमुनी विरासत को दिखाती है। भजनपुरा में जिस बाबा की मजार पर पिछले साल तोड़फोड़ की गई थी, उसी पर एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला की सिर झुकाकर दुआ करने की तस्वीर को लगाया है, और कैप्शन लिखा है कि आस्था के इस केंद्र को आज दंगाई जरूर देखें। एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि कश्मीर में 11 महीने बाद ट्रेन चली और दिल्ली में लोकल ट्रेनें फिर से पटरियों पर लौटी। हमारी न्यायिक और सरकारी व्यवस्था की दुर्दशा को बताती एक अहम खबर इलाहाबाद से ली गई है। दुष्कर्म के आरोप में 20 साल काटी जेल और अब हाईकोर्ट ने करार दिया निर्दोष।
ये हेडिंग है। कोर्ट का कहना है कि दुराचार का आरोप साबित नहीं हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई साक्ष्य नहीं है। दरअसल सन 2000 में सेशन कोर्ट ने 16 साल के विष्णु को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास सुनाया था, तब से वह जेल में है। इस मामले में हाईकोर्ट चला गया था, पर सुनवाई ही शुरू नहीं हुई। हाल में उसने अपील डाली कि जेल में 20 साल हो गए हैं, अब जल्द ही उसकी सुनवाई की जाए। तब जाकर हाईकोर्ट ने मामला देखा और अब वह निर्दोष भी साबित हो गया। अब इस मामले का एक और पक्ष यह है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर हैरानी जताई है कि कोई बंदी 20 साल से जेल में बंद कैसे रह गया, जबकि उम्र कैद की सजा काट रहे बंदियों को भी 14 साल की सजा पूरी हो जाने के बाद रिहा कर देने का कानून है। फिर सरकार ने उसे आखिर रिहा क्यों नहीं किया? कोर्ट ने इसी मामले को नज़ीर बनाते हुए सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे 14 साल से अधिक उम्र से जेल में रह रहे बंदियों को रिहा करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। कश्मीर में रेलवे स्टेशन के पास पुल के नीचे आईईडी बरामद होने की खबर को प्रमुखता से लगाया गया है। हालांकि ये खबर इंग्लिश के किसी भी अखबार ने प्रमुखता से नहीं लगाई है। एक अहम खबर सोशल मीडिया को लेकर केंद्र के संभावित कदम को लेकर है। अमर उजाला ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 8 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से में ही सरकार इसको लेकर एक अहम बिल पेश कर सकती है। विदेश में सऊदी से खबर है कि महिलाओं के लिए खुले सेना के दरवाजे। यहाँ प्रिंस सलमान ने महिलाओं को एक और अधिकार दिया है। अब यहाँ 21 से 40 साल की कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ी महिलाएं रक्षा मंत्रालय व सेना के तीनों क्षेत्र थल, जल और नभ सेना में शामिल हो सकती हैं। वे सैनिक, लाइन्स, नायक, सार्जेंट जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। जो भी लोग सुन रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।